ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने लेक्चर नंबर 15 को लेकर आज आपके सामने अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। दोस्तों, आई हैव डिलीवर्ड 14 लेक्चर्स। चैप्टर 13 में मैंने अभी तक 14 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। आज 15th लेक्चर है। अभी थोड़ा सा काम अभी बाकी है बेटे। मैं 19 20 लेक्चर्स तक डिलीवर करने वाला हूं, बिकॉज आपको मैं वो सभी बातें बताऊंगा जो आपके कैप्लन में और बीबीबी में उन्होंने स्पेसिफाई की हैं। नो डाउट कुछ मैं कंसेप्ट दूसरे कोर्सेज के भी आपको यहाँ डाल रहा हूँ। कोर्सेज मीन्स जो कंसेप्ट मैंने लेक्चर्स कहीं लिए वो वाली बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप सभी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो दोस्तों लेक्चर नंबर 14 में जो आपने देखा मनी मार्केट हेजिंग, वी हैव स्टार्टेड मनी मार्केट हेजिंग इन लेक्चर नंबर 12। We have started money market hedging. We have done the practical in 13. बेटे 12 में और 13 में पेमेंट्स की बात थी, इंपोर्टर के पॉइंट से हमने बात की। लेकिन 14th लेक्चर जो आपने लास्ट अटेंड किया along with the case study, in case you have noted down, I have very beautifully explained that in case you want to enter into a contract or you want to hedge your foreign exchange risk with money market operations or money market instruments, and you have to take a comparison between forward contract and the money market hedging, then you should know that what is the basic in money market hedging in case of an exporter or in case of a receipt. Whenever you want to receive something, then what are the steps you should take into account as exporter. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं भूपेश आनंद लेक्चर 14 में आपको एक्सपोर्टर की बातें बताई, एक साथ नहीं कराया कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई थिंक आपने लेक्चर नंबर 14 को ईमानदारी से देखा है, क्योंकि लेक्चर 15 का बेस वही है बेटे। 14 रजिस्टर ओपन कर लीजिए, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, इरादे बुलंद कर लीजिए, कैप्लन की हार्ड कॉपी अपने सामने रखिए। मैंने कैलकुलेटर भी सामने रख लिया, इरादे मेरे बुलंद हैं। टाई पहन के खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं पूरी हैंड रिटन स्लाइड्स के साथ, पूरे जोश के साथ बेटे। आज आपको बताऊंगा, आप रजिस्टर ओपन करें जी, बाकी की बातें मेरे ऊपर है। डॉलर, पाउंड, रुपी, येन, स्टर्लिंग, यूरो, जापानीज वाई, बेटे सबकी बातें करेंगे। इटली के लीरा की बातें करेंगे, स्विट्जरलैंड के फ्रैंक की बातें करेंगे। आप बस मेरे साथ जैसे जैसे मैं कहूं वैसा वैसा करते जाएं। आप देखिए, आपको मैं मास्टर कर दूंगा और एंड यू विल बिकम, यू विल बी स्टार्टिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इवन। आइए सर, आइए सर, बिल्कुल सिंपल सी बातें, मेरे विचार आज के लेक्चर के लिए। पहला विचार, शट द पास्ट एंड बी इन प्रेजेंट। आपने जो लास्ट पास्ट टेंस में जो भी गलतियां की, हम कई बार उसी अतीत की यादों में घूमते रहते हैं। शट कर दो यार, शट द पास्ट, बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में रहें, भूतकाल को छोड़ दें। जो बीत गया सो बीत गया, उसका शिकवा कौन करे यार। आपको आगे चलना है यार। ठीक है, होगी गलती, मेरे से भी हुई, सबसे होती है। हमें रिपीट नहीं करनी मिस्टेक्स को, नए तरह की मिस्टेक्स करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। इस बातों के साथ आज मैं बड़े जोश के साथ लेक्चर 15 आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। ACCA स्किल लेवल F9 लेक्चर 15। कमर सीधी करके नहीं बैठते तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है सीधी नहीं होती, आपकी जो बॉडी एनर्जी है वो मूवमेंट नहीं करती, फिर आप ढीले पड़ जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, यॉर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यॉर्निंग करने का मतलब ये कि आपकी एनर्जी कम हो रही है। तो बेटे, इफ यू वांट टू हैव मोर प्राण शक्ति, इट इज द एनर्जी व्हिच मैटर्स। तो उस एनर्जी के लिए आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए। आइए जी, हम इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल करें और बड़े प्यार से आज के इस लेक्चर की शुरुआत करें। बेटे, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराना है, टेस्ट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 9, जो आपके कैप्लन में दिया है। इट इज इन रिगार्ड टू रिसिट्स और इट इज इन रिगार्ड टू एक्सपोर्टर। मेरी बात आप समझ रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कैप्लन से थोड़ा सा बताऊं कि कैप्लन वालों ने क्या क्या लिखा है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 14 में मनी मार्केट हेजिंग की आराम से बातें बताई कि एक था एक्सपोर्टर, उसको पैसे मिलने थे, उसको मन में डर लग रहा था कि जब पैसे मिलेंगे तो उस समय एक्सचेंज रेट क्या होगा। वो आज ही कोई स्टेप लेगा और वो आज जो उसकी पोजीशन पहले एसेट की है उसकी लायबिलिटी क्रिएट करेगा। आई थिंक ये बातें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा, लायबिलिटी कैसे क्रिएट करेगा उसको हम देखेंगे। तो पहले आप फर्स्ट पार्ट आप लिखे, फर्स्ट पॉइंट अभी मैं एक्सपोर्टर के लिए कराऊंगा। अगेन थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा कि एक्सपोर्टर के लिए कैसे करते हैं। टुडे आल्सो इन टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9, बेसिकली हमने क्या करना है, डिफरेंस देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड मनी मार्केट हेजिंग। कि भाई अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लें और मनी मार्केट हेजिंग करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है।
It is a case of exporter, it is a case of receipt and the proposal having higher inflows. Importer में हमने पेमेंट करनी थी, तो मैंने कहा था द प्रपोजल हैविंग लोअर कैश आउटफ्लोज, मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और मनी मार्केट हेजिंग में जहां पे कम पैसे जा रहे हैं हम उसको अडॉप्ट करेंगे. और याद है टेस्ट योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 लेक्चर नंबर 13 में मैंने जो लिया था उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कहा था बिकॉज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ लेसर आउटफ्लो. बट बेटा रिसिट के केस में, एक्सपोर्टर के केस में आपको वो वाला प्रपोजल लेना है जिससे आपके रिसिट्स इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आइए जी, टेस्ट योरसेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा आपको कैप्लन दिखा दूं सो दैट आपको लगे कि हाँ भाई साहब जो हमने किया उससे बहुत ज्यादा बेस्ट किया है. इन्होंने तो डरा दिया, कंफ्यूज कर दिया. आप देखो ना क्या लिखा है, इफ यू आर हेजिंग अ रिसिट, बोरो दिस दिस दिस, सेल एट दिस, डू दिस, पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, डू दिस दैट दिस, दिस कैन बी इन्वेस्टेड, दिस लोन इज ड्यू, डिवाइड द फॉरेन करेंसी. भाई साहब अगर आप लॉजिक के बिना ये करोगे तो 3 दिन तक रात को नींद नहीं आएगी आपको. स्टेप्स ठीक लिखे हैं इन्होंने, बट द पॉइंट इज द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड दैट इज ridiculous. You cannot understand that unless and until you have listened my lecture number 14. In lecture number 14 what I did was मैंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं. उसके बाद बेटे ये टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, समझ रहे हैं. अब सुनना, मैं एक बार दोबारा से आपको हल्का सा एक फ्लो चार्ट बनाकर आपको रिमाइंड करा रहा हूं, भले ना भी लिखें, आप सुनते रहें कि मैं क्या क्या बोलता जा रहा हूं. क्या बोलती वो सुनती. मैं आपसे ये कहती that whenever you want to decide that which is the best proposal in case whether a forward contract or a money market hedging, even in case of exporter, we will be following 3 steps. हम 3 steps की बातों को फॉलो करेंगे. स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. जैसे हमने इंपोर्टर में कहा था बेटे, स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स लिखेंगे. एक स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हमारे पास प्रपोजल्स कितने हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 2 प्रपोजल्स, प्रपोजल 1 एंड प्रपोजल 2. तो दोनों प्रपोजल्स लिख देंगे. जैसे फर्स्ट प्रपोजल विल बी टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय एंट्रिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड प्रपोजल विल बी टू हेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय मनी मार्केट ऑपरेशंस और मनी मार्केट हेजिंग. तो दिस विल बी माय स्टेप नंबर 1, जैसा हमने इंपोर्टर में किया था. स्टेप नंबर 2 में क्या रहेगा, हम यहां पर क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे. किस चीज की, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो इन ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. दोनों प्रपोजल्स में कैश इनफ्लो कितनी है उसको प्रिपेयर करेंगे. बिकॉज इट इज अ केस ऑफ एक्सपोर्टर, इट इज अ केस ऑफ रिसिट्स, सो हम कैश इनफ्लोस निकालेंगे. अच्छा, जिस प्रपोजल में सबसे ज्यादा होगी हम उसको रेस कर देंगे और वहां पे बोलेंगे दिस विल बी द रिकमेंडेशन एंड वी विल गिव एज अ फाइनेंस मैनेजर, बिकॉज आई एम अ फाइनेंस मैनेजर. आप देख रहे हैं मैं कितनी स्पीड से बोलता जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता नहीं मेरे खून के एक ब्लड के एक ड्रॉप में ये सारी चीजें बसी हुई हैं. बेटा फॉरेन एक्सचेंज की तो हम ट्रेडिंग कराते हैं, उसके कोर्सेज अलग से बनाए हुए मैंने. तो यहां पे लिखेंगे द मैनेजमेंट में be advised to accept the proposal. The management may be advised to accept the proposal having higher cash inflows. जिसमें ज्यादा कैश इनफ्लोज हैं हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे. पहला स्टेप भी सिंपल है, थर्ड स्टेप भी सिंपल है. सेकंड स्टेप है कि हमें इनफ्लोज कैसे निकालनी है. और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो अभी हम टेस्ट योरसेल्फ अंडर 9 में करके दिखा दूंगा. मनी मार्केट भी पता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कराना चाहता हूं. यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, आप ACCA कम फाइनेंस मैनेजर हैं. किसके एक कंपनी है, आप यूके एक्सपोर्टर के फाइनेंस मैनेजर है. You are a finance manager of a UK exporter, and now this UK exporter has a receipt, has a asset position, has a positive position after 6 months. Let it be 6 months. 6 महीने के बाद
इन्होंने कोई सामान बेचा था यूएसए पार्टी को और वहां से उनको डॉलर्स रिसीव होने हैं। इट मींस दे हैव ए एसेट पोजीशन, किसकी? यूके एक्सपोर्टर की। और आप कौन है? आप उसके फाइनेंस मैनेजर हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि जो आपको 1,02,000 डॉलर्स मिलेंगे 6 महीने के बाद, तो जो 6 महीने के बाद रेट होगा उस दिन का, उस पर एक्सचेंज कर लेंगे और काम हो जाएगा। बट आप वो रिस्क को हेज करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हेज द रिस्क कि भाई उस दिन क्या पता रेट आगे पीछे बहुत ज्यादा ना हो, क्या पता यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं, यूके में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, नया नया प्रेसिडेंट, नया प्राइम मिनिस्टर आने वाला है, क्या पता ऋषि सुनक आ जाए, अभी 2 साल हो गए ऋषि सुनक को आए हुए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके मन में बेचैनी सी है, एंजाइटी है, और आप उस एंजाइटी को कंप्लीट खत्म करना चाहते हैं। तो आज आप क्या करेंगे? हेजिंग करेंगे, अपने रिस्क को कवर करेंगे। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए आप मनी मार्केट ऑपरेशंस की मदद ले रहे हैं, क्योंकि मुझे वही एक्सप्लेन करना है। तो मनी मार्केट ऑपरेशंस में जो आपकी पोजीशन होगी उसके ऑपोजिट पोजीशन लेंगे बेटा, तभी आपका काम खत्म होगा। मैच तभी होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से तोड़ोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से तोड़ोगे। इंपोर्टर जब था तो वहां पर आपकी नेगेटिव पोजीशन थी, क्योंकि आपको पेमेंट करनी थी, तो आप उसकी पॉजिटिव बनाते थे। एक्सपोर्टर के केस में आपकी पॉजिटिव पोजीशन है, क्योंकि आपको रिसिट होना है, तो आप उसकी नेगेटिव बनाएंगे। अच्छा, नेगेटिव किसकी बनाएंगे? डॉलर की बनाएंगे। नेगेटिव का दूसरा मतलब है लायबिलिटी पोजीशन। अच्छा, लायबिलिटी को वैसे दूसरी पोजीशन में ये भी कहते हैं, आप बोरो कर लेंगे। क्या चीज बोरो करेंगे? डॉलर्स ही। आप कौन है? आप यूके एक्सपोर्टर हैं, आप उसके फाइनेंस मैनेजर यूके एक्सपोर्टर के, तो आप डॉलर को बोरो कर लेंगे। अच्छा, जब डॉलर को बोरो करेंगे, जब डॉलर को बोरो करेंगे तो सवाल ये आता है कि कितने बोरो करें? क्या 1,02,000 डॉलर ही बोरो करें? नहीं, बिकॉज 6 मंथ्स के बाद आपको 1,02,000 डॉलर चाहिए। तो आज आप कितने इन्वेस्ट करें कि उसके इंटरेस्ट को मिलाकर, उसके इंटरेस्ट को मिलाकर आपको 1,02,000 देने पड़ जाए, क्योंकि 1,02,000 मिलने तो हम कैंसिल कर देंगे। तो बेटे, आई विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, A/1 + R। अब आर किसका? आर किसका? डॉलर का। डॉलर का मतलब क्या? डॉलर का बोरोइंग रेट देखेंगे, क्योंकि हमें डॉलर में बोरो करने हैं, डिपॉजिट नहीं करने। तो डॉलर का बोरो करना है, तो आपने ये लॉजिकली पहले अपने माइंड में इस पूरे फैमिली माइंड मैप बनाना है कि फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। तो आपको एक तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। अच्छा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपने ये आर किसका लेना है? आपने लेना है बोरोइंग रेट, पहली बात, क्योंकि आप बोरो कर रहे हैं किसका? डॉलर का। तो आप प्रिंसिपल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, जब प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे तो आप उसके बाद वो जो प्रिंसिपल आपने बोरो कर लिया है ना, उसके बाद इंटरेस्ट के साथ ही देना है, ठीक है। बट द पॉइंट इज आपने वो जो बोरो कर लिया, आपके पास पैसे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आपके पास डॉलर्स थे, आपने बोरो कर लिए डॉलर्स। अच्छा, जब डॉलर्स बोरो कर लिए तो आप यूके में रहते हैं, तो आप इसको पाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और पाउंड में क्या करेंगे? पाउंड में क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पाउंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इट मींस आप क्या करेंगे? 1,00,000 के पाउंड में कन्वर्जन दे देंगे। और कौन सा रेट देखेंगे? स्पॉट रेट। कब का? T0 का। देखो, मैंने ये रटा नहीं हुआ था, हल्का सा मैं भूल भी गया तो मैं पिक्चर बनाता हूँ कि ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो मेरे को ऑटोमेटिकली सब याद हो जाता है। आपने भी यही काम करना है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम किसका देखेंगे? पाउंड का। क्या देखेंगे? डिपॉजिट रेट। चैप्टर क्लोज है जी। और 6 महीने के बाद हम इसका अमाउंट चेक कर लेंगे, कितना पाउंड में रिसीव हुआ विद इंटरेस्ट। और ये जो 6 महीने के बाद बोरोइंग करा, ये 1,02,000 हो चुका होगा, और इसकी हमने रीपेमेंट इसके साथ नलीफाई कर दिया होगा। मैंने कहा ना, मुश्किल है नहीं। Whosoever wants to sing a song can find a song। अब मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूँ, केस स्टडी कराता हूँ, फिर आपका टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन कैप्लॉन से कराता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप, मेरी इंटेंशन है कि आपको समझ आए। आइए जी, इन सभी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद बड़ी प्यारी सी आज आपके सामने बात लेके आने वाला हूं, और मैं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आइए जी, आइए सर, आप ही का कैप्लॉन इलस्ट्रेशन टेस्ट योरसेल्फ 9। आज के इस लेक्चर में हम इसी को कर लेना समझ के, तो मैं मानूंगा कि आज के लेक्चर को हम कहेंगे दिस इज अ लेक्चर। तो
आइए जी कंपनी पढ़ते हैं। ठाकुर एंड कंपनी इज नाउ एक्सपेक्टिंग अ रिसिट ऑफ 1.2 मिलियन डॉलर्स। 1.2 मिलियन डॉलर्स, ठीक है जी, इन 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनको 1.2 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे एंड मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 3 लाख इन 6 मंथ्स। और उनको 3 लाख डॉलर की पेमेंट भी करनी है 6 महीने के बाद। बेटे ये तो क्या हो गया, नेटिंग हो गई। आपको जब 1,20,000 डॉलर मिलने हैं और 3 लाख डॉलर्स देने हैं, 1.2 मिलियन मिलने हैं, इट मीन 12 लाख डॉलर्स मिलेंगे। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1.2 मिलियन इज इक्वल टू 12 लाख। तो जब आपको 12 लाख डॉलर्स मिलेंगे और 3 लाख डॉलर देने हैं, इसका मतलब आप कन्वर्ट थोड़ी 12 लाख करोगे, 12 में से 3 दे दिए, बाकी कितने बच गए? 9। It means you want to hedge the risk only for 9 lakh dollars. You don't want to hedge the risk for 12 lakh dollars or 3 lakh dollars because that will be netted. We have discussed in internal hedging tools कि आपको अगर उसी पार्टी से लेने भी हैं और उसी करेंसी में देने भी हैं तो उसकी सेटिंग ऑफ कर देंगे, स्क्वेयरिंग ऑफ कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ये इसने कह भी दिया 9 लाख, तो ठीक है, नेट रिसिट हमें पता है, ये नहीं भी लिखा होता, अगर ये लाइन नहीं भी दी होती, तो मुझे तब भी क्लियर था कि आई वांट टू हेज द रिस्क अप टू 9 लाख फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। The company treasurer has determined the following: spot rate 3 months forward, 6 months forward। आज का रेट है, अगर आज आप डॉलर और पाउंड को एक्सचेंज करें तो इस रेट में होगा। After 3 months this will be the rate and after 6 months this will be the rate. I think after 3 months rate is of no use because the point is I will be getting the amount after 6 months. So I will be interested for 6 months. So 6 months rate is this, okay? And these are the money market rates. This is borrowing, this is deposit, and we already know that this is annual. तो नहीं भी लिखा हो तो हमें पता है यार एनुअल। एरो बनाकर आप घबरा रहे, पता नहीं क्या एरो बना के किया, कुछ नहीं है, होता ही पा रहे ना। मैं IRPT PPPT हमने सब किया, इन्फ्लेशन रेट। सो ये यूएसए का डॉलर रेट है, बोरिंग रेट है, ये डिपॉजिट है, ये इसका डिसाइड वेदर अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेज और अ मनी मार्केट हेज शुड बी अंडरटेकन। सर क्वेश्चन करना एक अलग बात है, क्वेश्चन को पहले समझना एक अलग बात है। आंसर करके क्या हो जाएगा, आपको अंदर से कुछ नहीं आता। मैं आज जो पूरे लेक्चर दे रहा हूँ, डिवोट कर रहा हूँ, इट इज प्योरली बिकॉज आपको लॉजिकली हर बात रिलेट हो और आप ये समझ पाएंगी जो मैंने समझाया लेक्चर 14 में वो सब कुछ आप ही के कोर्स में था। कहीं आपको लग रहा है कि कहीं दूसरा लेक्चर मैंने पेश कर दिया, आप तो बेवकूफ होंगे आप अगर ऐसा सोचेंगे। अभी खुद पता चल चुका होगा आपको, ठीक है जी। तो पहले आपको लॉजिकली बात समझ आ गई। हमने क्या किया, मैंने इसका इतनी मेहनत की कि आप सोच भी नहीं सकते भाई साहब। मैंने इसका टाइमलाइन प्रिपेयर किया, मैंने इसका वर्किंग नोट प्रिपेयर किया। देखते हैं क्या लिखा। फ्रेंड्स प्लीज प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। अब आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन लिखनी है, तब जाकर आपको समझ आएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। आप इसका वर्किंग नोट बनाएं। आज आप यहां खड़े हैं, आप कौन है? आप बंटी हैं। बंटी ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ ठाकुर एंड कंपनी। ठाकुर एंड कंपनी कौन है? यूके में रहती है, एक्सपोर्टर है, एंड हैज टू रिसीव दिस मच अमाउंट ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स, 9 लाख मैंने सीधा लिख दिया जी। आई थिंक आप समझ गए। ये मैंने नेटिंग की टेक्निक यूज करके, इंटरनल हेजिंग की टेक्निक यूज करके, इट मींस आई हैव टू जस्ट secure my risk of 9 lakh dollars, not of 12 lakh dollars, because 3 lakh I have to pay. So डॉलर को पे कर दिया 9 लाख। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। अब बेटे एक्सपोर्टर आप हैं, आप फाइनेंस मैनेजर हैं और आपके पास 2 चॉइस होंगी। पहली चॉइस है कि आप अपना रिस्क फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लें बैंक से, वेस्टर्न यूनियन से, और दूसरा आप क्या करें, मनी मार्केट हेजिंग कर लें। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, मैंने सारा लिखा, आपको लिखना चाहिए दोस्त, सच कह रहा हूं, आप तब ज्यादा समझ पाएंगे। जब स्टार्टिंग में साइकिल सीखते हो तो सारी चीजें यूज करते हो ना, जब कार चलाना सीखते हो तो गियर को देखते हो ना, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, फिर गियर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही गियर चेंज होते रहते हैं, क्लच अपने आप दब जाता है। तो पहले शुरू शुरू में तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो लॉजिकली आपको समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, और व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट। तो पहला स्टेप नंबर 1 मैंने यहां पे लिखा जी, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग
alternative proposals. Proposal number 1, to enter into forward contract. Proposal number 2, to enter into money market hedging, and it is a case of exporter, it is a case of receipt, it is a case of asset position. And the proposal having higher, so this will be my step number 3. मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट समझाने के लिए, यार क्या करूं, आपसे प्यार है ना, मैं बार बार वो चीजों को रिपीट कर देता हूं कि आपको लॉजिकली पता चले. द प्रपोजल हैविंग द हायर cash inflow because it is a case of exporter, it is a case of receipts, or higher receipts may be accepted. But the point is आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कितने पैसे मिलेंगे और मनी मार्केट में कितने मिलेंगे. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और मनी मार्केट में यही तो देखना मेरे दोस्त. आइए मैं आपको यही बात कहने जा रहा हूं. आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट और बना देंगे. भले कैसे बनाएंगे, मैं लिखूंगा जी स्टेप नंबर 2 और यहां पर लिखूंगा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिसिट्स एट T6, क्योंकि 6 महीने के बाद ही मिलेंगे आपको ये पैसे. इन ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, दोनों प्रपोजल्स में. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी प्रपोजल नंबर 1 और यहां लिख रहा हूं प्रपोजल नंबर 2. वैसे आपको बता दूं प्रपोजल नंबर 1 था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का और प्रपोजल नंबर 2 है मनी मार्केट हेजिंग का. आप चेक कर लीजिए कैप्लन और बीबीपी, उन्होंने पता नहीं क्या सोल्यूशन किया है. आप तो 10 दिन तक रात को सोओगे नहीं अगर वो सोल्यूशन देख लिया. तो जब तक आप ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं करोगे, एक बार आपको सब कुछ समझ आ गया फिर तो जैसे मर्जी करो, है ना. एक बार लॉजिकली तो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज मैनर में चलना चाहिए. ठीक है जी. तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैश रिसिट्स लिख रहे हैं. तो बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो निकालना बहुत इजी है. कैसे, आप ये बताओ ना, आपको 6 महीने के बाद डॉलर्स मिलेंगे 9 लाख. मिलेंगे हाँ. रिसीव होंगे हाँ. आपकी एसेट पोजीशन है हाँ. आपकी पॉजिटिव पोजीशन है. आपको मिलेंगे और आप कौन है, आप यूके में रहते हैं और आपकी करेंसी कौन सी है, पाउंड. तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर बेचने पड़ेंगे और फिर बेच के क्या खरीदना पड़ेगा, पाउंड खरीदने पड़ेंगे. इसका मतलब आप तभी खरीद सकते हो जब बैंक वाले बेचने को तैयार हो. तो आस्क रेट देखेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आस्क रेट तभी देखेंगे जब डॉलर बेस करेंसी हो. आपको जो करंट रेट दिया है, जो बैंक रेट दिया, उसमें पाउंड बेस करेंसी है. तो आस्क रेट की जगह बाइंग रेट देखेंगे. बस ये बात मैंने लिख दी क्योंकि आप भूल जाते हो. तो बार बार मैंने समझाने की कोशिश की है. देखो जी मैंने इसको लिखा है, ये देखो इन केस ऑफ वायदा और अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखना है. देखो अब यहां पर स्पेशलिटी है, मैंने बड़ी मेहनत की है यार. लिखना है रेलेवेंट एक्सचेंज रेट फॉर 6 months फॉरवर्ड, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ 6 months. 3 months तो ऐसे दे दिए. ये रेट है जी, ठीक है सर. नाउ वी यूके एक्सपोर्टर विल सेल 9 लाख डॉलर्स आफ्टर 6 months. ठीक है जी. सो ही कैन ओनली सेल इफ बैंक इज रेडी टू बाय. वो तभी बेच सकते हैं जब बैंक बाय करने को तैयार हो. सो बाइंग रेट विल बी रेलेवेंट, बट बाइंग रेट विल ओनली बी रेलेवेंट इफ डॉलर इज बेस, बट इन द गिवन कोटेशन पाउंड इज बेस. तो आस्क रेट ले लेंगे. बट इन द गिवन बैंक रेट इज नॉट, डॉलर इज नॉट बेस करेंसी, सो रेलेवेंट एक्सचेंज रेट विल बी, हम उल्टा ले लेते हैं. ठीक है ना. तो आस्क रेट ले लिया. देखो आस्क किया ये 1.6809. बेटे इससे ज्यादा आसान मैं नहीं समझा सकता. अब तो आपको ये भी बता दिया कि बैंक कोटेशन को चेंज भी नहीं करना है ना, बिना उसके भी आप इजीली कर सकते हैं. फिर तो सिंपल है, गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े. 535,427, 535,427, 535. तो यहां पे लिख दिया जी 535,427 विल बी द रिसिट्स. ये तो इजी था. आज का लेक्चर मैंने इसके लिए थोड़ी लिया, मैंने मनी मार्केट हेजिंग को समझाने के लिए लिया कि आपको लॉजिकली मैं बता पाऊं कि मनी मार्केट हेजिंग में करेंगे क्या. ये देखो जी वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो और कैलकुलेशन ऑफ रिसिट्स इन केस ऑफ मनी मार्केट हेजिंग. तो मनी मार्केट हेजिंग में क्या होगा, एक तो यूके एक्सपोर्टर है. ठीक है सर, यूके एक्सपोर्टर है. यूके एक्सपोर्टर का एसेट पोजीशन है, बिल्कुल ठीक है सर, एसेट कह दें.
पॉजिटिव कह दें, कुछ भी कह दें। कितने? 9 लाख। 9 लाख कैसे है वो पता चल गया। अच्छा, सो इन ऑर्डर टू हेज, हेज तभी होता है जब हम उसकी ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं। जैसे आपने शर्त लगाई कि इंडिया जीतेगी पाकिस्तान से, है ना, अब आपको डर लग रहा है कि हार ना जाए, तो दूसरी शर्त आपकी क्या होगी? इंडिया हारेगी, तभी तो आपका हेज होगा। हेजिंग में बड़ा गोल्डन रूल है कि आपको ऑपोजिट पोजीशन लेनी है, ठीक है सर। सो वी हैव टू टेक ऑपोजिट पोजीशन, सो वी विल क्रिएट अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है नेगेटिव पोजीशन, इसका मतलब है बोरो करना, किसमें? डॉलर्स में ही। सो बोरिंग डॉलर्स फॉर 6 मंथ्स। अब आप चेक कर लो, मेरे पास ना वो शीट नहीं है। 6.5% पर एनम का रेट है अगर आप डॉलर को बोरो करते हैं। 6.5% पर एनम का रेट है। कैप्लन खोल के देख लो, कमर सीधी कर लो, थप्पड़ मारूंगा खींच के। इतना नहीं देख रहे आप? और हम क्वेश्चन करेंगे जो 6 महीने का रेट निकाल लो जी। 6 महीने का रेट, 6 महीने का रेट ये आ गया जी। और मैंने सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाई, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पी कॉमन ले लिया, तो मैंने पी कैलकुलेट करना है। अमाउंट मुझे पता है 9 लाख डॉलर्स हैं, तो 9 लाख अपॉन इंटरेस्ट रेट मेरे पास आ गया। इतना अमाउंट आपको क्या करना है जी? बोरो करना है। मैंने बोरो कर लिया, क्योंकि 6 महीने के बाद ये अमाउंट बढ़कर इंटरेस्ट रेट के साथ 9 लाख डॉलर्स हो जाएगा और मैं डायरेक्टली पे कर दूंगा, ठीक है सर। बट अब मेरे घर में इतने पैसे आ गए, मैंने बोरो किया। मैं कौन? मैं फाइनेंस मैनेजर। किसका? यूके एक्सपोर्टर का। आपको आपकी करेंसी कौन सी है? पाउंड। तो मुझे अब डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करना है, डॉलर से पाउंड में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूं, तो मैंने वो 8,71,670 डॉलर्स का क्या किया? कन्वर्ट कर दिया कन्वर्ट यूएसडी डॉलर्स टू पाउंड्स और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो बेटे आज करूंगा तो आज का रेट ही तो देखूंगा। आप मुझे बताओ T0 का रेट देखेंगे। अब आपके पास डॉलर्स है, डॉलर आप तभी बेच सकते हो जब वो खरीदने को तैयार हो, तो बाइंग रेट लिखेंगे। लेकिन बाइंग तब लेंगे जब वो डॉलर बेस करेंसी हो, वहां पे पाउंड बेस करेंसी हो तो आस्क रेट लेंगे। स्पॉट रेट का आस्क रेट ले लीजिए, सब लिख भी दिया। यूके एक्सपोर्टर विल सेल यूएसडी एंड कैन ओनली सेल इफ बैंक इज रेडी टू एक्सेप्ट। यार इतनी मेहनत की है कि कैप्लॉन क्या 10 जन्म ले ले, ऐसी बातें कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लिख लिख के बता दिया। क्योंकि मुझे पता ना आप आधी बातें लिखोगे, इसलिए ज्यादा लिखा कि आप लिखो, समझो और आने वाले दिनों में लाइफ में कामयाब बन जाओ। सो बट पाउंड इज बेस करेंसी, सो रेलेवेंट रेट इज बाइंग रेट। ऐसे 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 गोधे पे गधे, घोड़े पे घोड़े। पाउंड आ गया जी 5,11,543। अब इसका क्या करेंगे? भाई साहब अपने घर में नहीं रखेंगे, इसको इन्वेस्ट कर देंगे और यूके का डिपॉजिट रेट देख लेंगे, पाउंड्स का डिपॉजिट रेट देख लेंगे 6 महीने का। नाउ दिस पाउंड विल बी डिपॉजिटेड, क्योंकि आपको जब मिलेंगे 6 महीने के बाद पाउंड, और जो डॉलर था वो डॉलर आपने वैसे ही सेटअप कर दिया, तो रिस्क हुआ ही नहीं। क्योंकि रिस्क तो तभी होगा ना जब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कुछ कन्वर्ट कर ही नहीं रहे, आपने पहले ही जुगाड़ कर दिया। तो आपको 5,26,800 कुछ मिले, 5,26,800। तो मैं यहां लिख रहा हूं जी 5,26,889। बेटे आ गले लग जा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां पे रिसेट ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू मनी मार्केट है। तो थर्ड स्टेप आप कर सकते हैं। बेटे सच मैं आपको मन की बात बता रहा हूं, अगर आप ये लेक्चर्स को ध्यान से लिख लें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल कैलकुलेटर से सॉल्व करें, कैप्लन की हार्ड कॉपी आपके सामने हो, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं आपको फेल कर दे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी। चलिए जी, तो लेक्चर नंबर 15 के बाद आज हम अब मैं आपको 3 लेक्चर्स आने 16, 17, 18 की कहानी बता रहा हूं। अगर आप लेक्चर 16, लेक्चर 17 और लेक्चर 18 नहीं भी करते तब भी काम चल जाएगा, ऐसा कैप्लॉन ने मेंशन किया है। क्योंकि वो कह रहे थे इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल नहीं पूछेंगे, थ्योरी पूछ लेंगे। लेकिन भूपेश आनंद ने थ्योरी के साथ साथ एक आध प्रैक्टिकल भी कराया कि आपको समझ कैसे आएगी थ्योरी यार। तो लेक्चर 16, लेक्चर 17, लेक्चर 18 इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। उसका प्रैक्टिकल विल बी डूइंग इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवांस, ऐसा उन्होंने अपने कैप्लॉन में दिया हुआ भी दिखाऊंगा। लेकिन लेक्चर 16 में मैं क्या करने वाला हूं बेटे, अभी तक मैंने जो आपको बताया ना, आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेजिंग बताई। वी हैव डिफरेंट अदर टूल्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ टूल, स्वैप इज अ टूल,
Option is a tool. Then you should know that what I mean by option, what I mean by call option, what I mean by put option, what I mean by premium, when to exercise, when to lapse, and what is the future, what is the difference between forward and future. आपको MCQ में बार बार पूछ रहे हैं फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस बताओ. तो जब तक आपको फ्यूचर नहीं पता होगा, फ्यूचर का प्रोसेस नहीं पता होगा, मार्क टू मार्केट नहीं पता होगा, इनिशियल मार्जिन नहीं पता होगा, मेंटेनेंस मार्जिन नहीं पता होगा, आप नहीं कर सकते आंसर. तो इसलिए भूपेश आनंद ने थोड़ा सा ज्यादा बताया. लेक्चर 16, 17, 18 मेरी तरफ से आपको न्यू ईयर का, दिवाली का बोनस है. और बोलो, मेरा टाइम लगेगा ना, लेकिन आप पास तो हो जाओगे ना. अब सवाल आता है कि आप 16, 17, 18 कितने सिंसियरिटी से देखते हो, ये भी तो सवाल है. 16th में मैं कराऊंगा टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, because we have to discuss future contract, we have to discuss option contract, we have to discuss swaps, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे एग्जांपल्स, बड़ी प्यारी प्यारी से केस स्टडीज, और वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मेरी बुक के तो मैंने क्वेश्चंस भी उसका स्क्रीनशॉट दिया है. समझदार बच्चे हो गए तो अच्छी तरह से करोगे. आगे तो देखिए जिंदगी है, अलग अलग तरह के लोग हैं. वैसे डेरिवेटिव्स मैंने अभी तक जो किया वो करेंसी डेरिवेटिव्स किया. वैसे डेरिवेटिव किसी के लिए भी हो सकते हैं बेटे, कमोडिटी के लिए, फ्यूचर्स के लिए, कैटरीना कैफ के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ऋषि सुनक के लिए, किसी के लिए भी आप वायदा किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो, है ना. सट्टेबाजी तो किसी के लिए भी कर सकते हो, हेजिंग तो किसी के लिए भी कर सकते हो. तो गोल्ड के लिए भी होते हैं, कमोडिटी के लिए भी होते हैं, करेंसी के लिए भी होते हैं, और स्टॉक के लिए भी होते हैं. वो हम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे. अभी फिर मैंने ऑप्शंस बताए, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज बताई. लेक्चर नंबर 17 में आपको मैं टाइप्स ऑफ ऑप्शन बताऊंगा. कॉल ऑप्शन क्या होती है, पुट ऑप्शन क्या होती है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है. और ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं समझेंगे, जो केस स्टडीज मैं दूंगा नहीं करेंगे, तो आपको थ्योरी में भूल जाएगा. ठीक है सर, हम करेंगे, हम विश्वास देते हैं. और बेटे कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी बुक से कराऊंगा क्योंकि कैप्लन में बीबीए में तो है नहीं. उन्होंने कह दिया वहां से कर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे. बट द पॉइंट इज एटलीस्ट यू शुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट यू शुड एटलीस्ट डू 1 or 2 क्वेश्चंस. एंड नेक्स्ट इज लेक्चर नंबर 18, very precious because they have given an illustration in regard to future hedging. So I have explained in lecture number 18 that how you will do hedging through futures, how to set it off, and how to prepare a profit and loss account. What is the logic behind that? And I did question number 18. मैंने अपनी बुक से एक एक दो क्वेश्चंस कराए क्योंकि हम बड़े सारे कोर्सेज मैं तो कराता रहता हूँ बेटे. अमेरिकन, यूरोपियन सारे कोर्सेज में कराता हूँ, इंडियन कोर्सेज भी कराता हूँ. तो कई कोर्सेज में डिटेल में, तो वहां से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया, वहां से लेक्चर को थोड़ा कट पेस्ट किया और आपको दिया. आगे तो देखिए लाइफ है जी, आपके मन में कुछ भी आ सकता है. भाई साहब अगर सच में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो करना तो पड़ेगा. मेरी शुभकामनाएं. हम मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 16 में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.